अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के हाथों तायात नाहली के ख़िलाफ़ अपील की पहली समाअत हुई। बहुत दिलचस्प समाअत थी। बहुत सारे सवालात जो हैं वो उसमें उठे और वहाँ पर आइनी नुकात भी उठे, और जिस आइनी नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया वो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी इलेक्टेड अवामी नुमाइंदे जो कि मुकन्ना कानून साज इदारा जो है, मुंतखब कानून साज इदारे के किसी नुमाइंदे को इस तरह 218(3)(c) के तहत आया नाहिल करने का इख्तियार है। और क्योंकि ये अपनी नौइयत का पहला केस है तो इस पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं उनके हवाले से हुकूमती अहलकारों की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसके बाद क्या सूरत हाल है, और तीसरी तरफ ये कि पैका एक्ट जो है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ये पैका एक्ट के अंदर तरमीम से ही जुड़ी हुई सूरत हाल है, जो कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कराची में हैं, गो के उनकी तबीयत नासाज है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब हैं। तो नासिर साहब, ये बताएं कि आज जो है वो आपके ख्याल में क्या चीज़ बहुत अहम थी फैसल वाडा की नाहली के हवाले से? शुक्रिया कयूम साहब। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट जो 3 मेंबर बेंच था जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने ये बात तो नोट की है कि ज्यूरिसडिक्शन की बात, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कंडक्ट था फैसल वाडा साहब का, जो सेनेटर, वो कहते हैं कि हमने उसको नोट किया है और ये कंडक्ट जो है कोई इतना अच्छा नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें ना एक एंग्विश है, यानी अफसोस है, वो हमें नज़र आती है, वो नज़र आ रही है, तो जिसको हम आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। बल्कि एक जगह तो जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने कहा कि आपने नेशनल असम्बली के सीट से रिज़ाइन इसलिए किया था कि आपके ख़िलाफ़ जो को वारंटी की पिटीशन पेंडिंग थी वो इनफ्रेक्चुअस हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, आप तो कयूम साहब थे कोर्ट में, आपने देखा कि वसीम सज्जाद साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैसल वाडा साहब को, उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप कोई ऐसा ऑर्डर दे दें या तो स्टे कर दें इस ऑर्डर को, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि देखें, मार्च 9 को जो सीट खाली की है फैसल वाडा साहब में, उस पर इलेक्शन होने वाला है, उसको कम से कम रोक दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना किया कि जो इलेक्शन है वो सब्जेक्ट टू दी आउटकम ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं या ऑर्डर का मतलब ये है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट जो है, यानी कि कौन जीता कौन नहीं जीता, अनाउंसमेंट भी होगी, जीतेगा भी, लेकिन अगर जीत जाएगा और अगर फैसला जो है खिलाफ आया तो फिर जो है वो हाँ, जाहिर है वो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो और अगर ना आया, मतलब कि उनकी नाअहली कबूल ना हो, मतलब ख़त्म ना हुई, तो फिर जो है वो मतलब अगला कहने का सेनेटर ये मुंतखब हो जाएगा। मकसद ये है कि वसीम सज्जाद साहब एम्प्टी पॉकेट गए हैं, वो हाँ, खाली जेब के साथ गए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने एक जगह तो ये भी अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहा था कि यू पुट अप अ रन इन दिस हाई कोर्ट, वी डिड नॉट लाइक दिस, यानी कि हमने इस बात को पसंद नहीं किया कि जो आपने इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में आप अपीयर नहीं हो रहे थे। हालांकि वसीम सज्जाद साहब ने क्या कहा कि कोविड की वजह से हम नहीं जा सके। फिर दूसरा, चीफ साहब ने एक बात और याद भी कराई कि जो 2018 की जजमेंट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, साकिब निसार साहब ने दी थी हबीब अकरम साहब का केस, जिसमें उन्होंने एक तकरीबन नॉमिनेशन फॉर्म बना के दिया था। उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ड्यूल नेशनल हैं तो आप जो अमेरिका या जिस मुल्क के सिटीजनशिप की है उसकी रिनंसिएशन सर्टिफिकेट भी जमा कराएंगे। अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो इसका मतलब यही बावर किया जाएगा कि आपने झूठ बोला है। क्योंकि वसीम सज्जाद साहब कह रहे थे कि जी मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, बल्कि, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया जो कैंसिल हो चुका था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नाइकॉब का सर्टिफिकेट भी मेरा कैंसिल हो चुका था, सब कुछ था। तो कोर्ट ने कहा ये देखें, ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाई है वो आपने दिखाई है, जो अमेरिका में कार्रवाई हुई है वो आपने नहीं दिखाई। तो बार बार कंडक्ट पे आ रहे थे, और आपने देखा कि यहाँ तक हम उसको अगर कोर्ट एंड कोर्ट में कहें, तरला ग्राउंड भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि वसीम सज्जाद ने पूरा जोर लगा लिया कि किसी भी तरीके से कोई स्टे मिल जाए, कोई इलेक्शन रुक जाए, कोई कुछ हो जाए या अर्ली हेयरिंग हो जाए। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो 9 से पहले की हेयरिंग हो जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा ये हम बाद में देखेंगे।
और हर तकरीबन सज्जाद अली शाह साहब ने भी दोबारा कहा कि आप अपना कंडक्ट देख रहे थे, और चीफ साहब ने भी एक जगह कहा कि आपने कंसेंसस देखा है, कोई तैयार नहीं है, आपका कंडक्ट क्वेश्चनेबल था। कंडक्ट क्वेश्चनेबल था, यानी कि जिस तरह से फ्रस्ट्रेट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने के एक दिन, मतलब सज्जाद अली शाह साहब ने तो ये भी कहा ना कि जिस दिन आपने इस्तीफ़ा दिया, वोट डाला और फिर उसके बाद इस्तीफ़ा दिया और उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की, और जो कि इन्फ्रक्चर्स हुई, जाहिर है। तो ये भी तो अहम बात थी ना। एक ये बात भी सामने आई थी कि अगर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार समात नहीं है और उसके किसी फैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं है, तो ये जो सूरत हाल बनती है, फिर उस पर अदालत ने ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पास भेजा था, ये भी एक कानूनी बात होगी उसके अंदर। तो अब ये, हाँ, और अब ये कितना कॉम्पिटेंट होगा कि कोर्ट ऑफ लॉ है या नहीं है। अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं डिक्लेयर होता है तो फिर ये कहाँ जाएगा। और फिर आज तो सनसेट क्लॉज का भी जिक्र हुआ, सेक्शन 9, जिसके तहत पनामा का फैसला दिया था। देखें, फैसल वाडा साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने मैटर इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किया था, वो चैलेंज करना चाहिए था। इवन आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी ये बात की कि आपने वो फैसला क्यों नहीं चैलेंज। असल वो फैसला फैसल वाडा साहब, देखें उनकी जो लीगल स्ट्रेटजी रही है वो बिल्कुल गलत रही है। पहले वो चक्कर देते रहे हैं, हालांकि अगर वो उस वक्त में भी 63(1)(c) में सिर्फ डी सीट होते, लेकिन वो समझे बड़े शार्प अपनी तरफ से बने और उनको किसी ने मशवरा दिया, किसी ने, कि जी आप इस्तीफ़ा दे के आ जाएँ। अब इस चीज़ को जो है वो जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं कह रहे थे कि हमने आपका कंडक्ट देखना है, जो आपने चक्कर दिए हैं कि जी सुबह वोट डाला है यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट इलेक्शन में उस हफीज़ शेख को, और फिर जाके आपने किया, इस चीज़ को देखना है। लेकिन क्यूम साहब फिर भी जो 62(1)(f) में जो नई जजमेंट आई है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि हमने देखना है कि आपने कोई ऐसी चीज़ की जिससे आपको बहुत बड़े चीटिंग फ्रॉड किया हो। अब इसमें ये बात आ रही है कि जो इन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई की हुई थी कि जी नेशनलिटी छोड़ने की, वो पहले रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट आया जब यानी नॉमिनेशन पेपर के यानी बाद या महीने बाद इलेक्शन के बाद आया। अब रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट पे सादिया अब्बासी को सिर्फ डी सीट किया गया। अब यहाँ जो उनके फैसल वाडा साहब के जो महबूब कैद फार्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो एफिडेविट बनवाया और कहा, उस वक्त गुस्से में जलाल में थे उस वक्त वो, कि ये देखें ये मैं एफिडेविट बना रहा हूँ, किसी की जुर्रत है कि ये सियासतदानों को कि ये जो 2 नंबरियाँ करें, ये एफिडेविट है, ये इसको प्रूव करें, जिन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए हैं उनको भी ये कहें कि ये एफिडेविट दें। अब वो जो एफिडेविट उन्होंने जमा कराया गया उसमें कहा कि क्या आप ड्यूल नेशनल हैं या नहीं, उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ। अब ये वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो वो फेक फॉल्स एफिडेविट है वो उनके लिए मसला बनेगा। और उसके लिए इससे पहले ये होता था कि रिक्वायरमेंट थी कि आप ड्यूल नेशनल ना हो, लेकिन एफिडेविट में ये चीज़ नहीं होती। एफिडेविट 2018 में अदालत जो है वो ये कह रही है कि हम जो है इसको जुरिस्डिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा देखेंगे और हम मेरिट के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अब एक फैक्ट तो सामने आता है ना अदालत के कि जनाब हाँ ये झूठा हल्फनामा उन्होंने दिया था। उमरता बंदयाल साहब ने भी जब उनसे कहा कि 2018 के इलेक्शन के अंदर आपने झूठा बयान हल्फी दिया, तो उस पर उन्होंने कहा जी सर वसीम सजाद साहब। मेरा ख्याल है कि अब एफिडेविट का जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल की रिक्वायरमेंट तो नहीं कर सकते माजरत के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे आप ज़्यादा कंटेम्प्ट कर सकते हैं ना, आप उस पर ये तो नहीं कर सकते कि उसको 62(1)(f) अप्लाई कर दें। अब ये बात भी आई कि जी इलेक्शन कमीशन, इसमें बड़ा आज अदालत वादे लग रही थी कि जो उससे जजेस के माइंड से कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है, जो लगा वाज़े लग रही थी। या अगर वाज़े होती तो फिर कुछ ना कुछ तो करते वो। मेरा ख्याल है कि बड़ा लीगल पॉइंट है जो काबिले बहस है। नहीं बहस है, लेकिन उन्होंने कहा कि 218(3) में क्या वो 62(1)(f) में डायरेक्टली इसी तरह जब अपील भी ना हो तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पनामा केस के अंदर अपील का हक था, लेकिन वो उन्होंने यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार है 199 में हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को 184(3) में। हालांकि मेरी नज़र में ये भी इख्तियार नहीं है। इसी वजह से जस्टिस काजी फाइसा ने वो 6 सवालात साथ शेख रशीद केस में भी रखे हैं कि सिर्फ आर्टिकल 225 जो है वो सियासतदानों के हवाले से है कि ट्रिब्यूनल जो है वो करे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने माजरत के साथ इफ्तिखार चोई साहब ने ये एक नया तरीका निकाला था सर, जो है वो सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, पार्लियामेंट को बदनाम करने के लिए किया था, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। और फिर उसका ज़्यादा आगे कर दिया अजमत सईद शेख साहब ने।
उन्होंने कहा जी कि हमें अगर पता चले कि ये लॉ मेकर जो है ये इसकी एलिजिबिलिटी ठीक नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो हमें 100 मोटो लेके उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये अभी उन्होंने जाते जाते रिटायरमेंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्प्रूडेंस आई है ना 2008 के बाद 2018 तक, ये आई है एंटी पार्टीशन, एंटी लॉ मेकर, और टेक्निकल बुनियादों पे तायात नैलियाँ करार दी गई हैं। मेरा ख्याल है कि डी सीट, अब यही बात सादिया बासी, मुराद अली शाह, वहाँ आप 63(1)(c लगा रहे हैं। फैसल वाडा बेशक उनका कंडक्ट जो है किसी सुप्रीम कोर्ट है ना जो मर्जी करे यार। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे मामला जो है ना, ये सारे यकजा करके, अब जहांगीर तरीन साहब का जो है मामला, उसमें अगर आप कहते हैं कि जी फ्रॉड होता तो आप नैब में भेजते उनके जी 2 नंबरी। नहीं, अब बैंकिंग तो फिर वो एसेट वो था उसका, तो उनको फायदा भी हुआ था ना जहांगीर तरीन साहब को, कि कागजात नामजदगी में अपने और बीवी के एहसास से शो करने थे ना, देखिए वो नहीं शो किए गए थे। और वो आप देखें नहीं, लेकिन हाइड पार्क जो है 12 हाइड पार्क जो है वो उसकी लेकिन कितनी है? पैसा सारा बैंकिंग ट्रेल के जरिए बच्चों के नाम गया था, 80 करोड़ रुपया के कितना गया था। बात ये है कि उन्होंने छुपाया तो सही ना, छुपाया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ममता बंदयाल साहब की जजमेंट है यार। वो मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये था, अब बाद में जो जजमेंट आई है वहाँ है कि सिंपल नॉन डिस्क्लोजर पे आप 321F नहीं लग, जब तक मेंजरिया या कहें कि ये फ्रॉडिया है बंदा है, अगर वहाँ 2 नंबरी होती, मनी लॉन्ड्रिंग होती, तो नैब में भेज देते मामला जहांगीर तरीन का। वो क्यों नहीं भेजा? ये नवाज शरीफ का यही तो फिर सारे सवाल यहीं पे। वसीम सज्जाद साहब ने एक यही बात तो कही है कि आर्टिकल 62(1)(f जो है ना, ये डेथ सेंटेंस है फॉर ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल डेथ सेंटेंस है। तो उसमें हाँ, तो उस 62(1)(f बगैर ट्रायल या रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के नहीं हो सकती। वो यही कहना चाह रहे हैं, हसनान साहब ने भी यही कह रहे हैं कि आप जस्ट लाइक तुम दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा समझदार हो। जजमेंट आ रही है ना, सुप्रीम कोर्ट खुद देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद रिवाइज वो कर रही है, रिविजिट कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी महसूस करती है कि थोड़ा सा हम आगे चले गए थे। लेकिन बहरहाल देखें, जो आर्टिकल 10A है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना। मतलब ज्यादती की है सुप्रीम कोर्ट, आप मैं ये नहीं कह रहा ज्यादती की है, लेकिन आर्टिकल 10A को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि यूं साहब, ये जो साकिब निसार साहब का जजमेंट था 2018 में, जो वो एफिडेविट बनवाया, वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत जजमेंट था, इंक्रोचमेंट थी। वो तो आप पिछले कह चुके हैं। हसनान साहब, ये जो है ना, चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने वो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो पूरी डेट तक दी थी, वो शेड्यूल जारी किया था, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी 10 सालों में की है ना, 2008 से लेके 2009, मार्च 2009 से लेके आप 2018 तक ले जाएं, तो ये इसमें अब देखें, ओमिशन इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट ने की मुतफिका कि यार ये चीज़ें नॉमिनेशन पेपर में नहीं होंगी, लेकिन साकिब निसार साहब ने वो अय्याज सादिक साहब आए लाहौर हाई कोर्ट के। यार आप क्या बात करते हैं? वो उन्होंने ज़ियाउल हक को तरमीम का हक दे सकती है, परवेज मुशर्रफ को तरमीम का हक दे सकती है, तो ये तो फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर हलफनामे को उसका हिस्सा बनाया ना। अपने मामलात हों तो वहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उन जजेस ने जिन्होंने ओथ नाइक फार्मूला के जरिए दिया, उनको भी जस्टिफाई करार दिया। यहाँ जब सियासतदानों की बात आती है तो इस तरह देखें, वाडा नहीं है, असल बात है असूल की। असूल ये है कि सियासतदानों के हवाले से हम ये बात, ममता बंदयाल साहब भी नहीं, हम बंदयाल साहब को नहीं, हम ओवरऑल एक बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव है सियासतदानों को देखने का, लॉ मेकर को, वो अच्छा ये बताएं कि अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन में कितनी दफ़ा इंटरवेंशन की है, इलेक्टोरल रोज तक को कैंसिल करवाया है। देखें ना, एक इलेक्शन कमीशन को तो खुद आप लोगों ने नहीं उठने दिया, वो कोई स्टैंड लेने की कोशिश करती थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता था और वो नहीं। नासिर साहब, सिर्फ आप डिसफ्रेंचाइज कर रहे थे ना, आप कह रहे हैं इलेक्शन रूल्स को। अब उसमें भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कंप्यूटराइज आईडी कार्ड की जो है शर्त लगाई, वो भी तो फैसला था ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने था, इफ्तिखार चौधरी साहब का ही फैसला था, जिसके उन्होंने कहा कि कोई भी 18 साल की आइडेंटिफिकेशन आप दिखाएं और वोट डालें। ठीक है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी उससे, ये भी तो है ना कि नहीं थी? नहीं, लेकिन मेरा और हसनान साहब का पॉइंट ये है कि आपको ज़रूरत, मतलब खामखा का इनक्रोच नहीं करना चाहिए किसी के डोमेन में। जो इलेक्शन कमीशन, अच्छा ये बताएं, ठीक है, अभी बकरम वाला जजमेंट, यार अगर किसी मिलिट्री डिक्टेटर को आप आइन में तरमीम का हक दे सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, एफिडेविट बनवाना, मुझे ये बताएं तो यार उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंट थी वो तो ये थी ना कि अच्छे नेक पाकबाज सादिक और अमीन। अच्छा, मजे की बात है कि यूं साहब वो शार्ट ऑर्डर है, उसकी रीजनिंग भी नहीं है कि हम एफिडेविट बना रहे हैं, कौन सी जरूरत? भाईजान छोड़े, उसकी तो छोड़े, आप
उसकी भी रीजनिंग नहीं आई। आज 2-3 साल होने को आए हैं जो बनी गाला रेगुलराइज करने का ऑर्डर दिया था, आज तक वो स्टे के ऊपर चल रहा है। एजाजुल एहसन साहब से दरख्वास्त करना कि उसकी भी रीजनिंग दे दें। हमें तो क्यों जी नासिर साहब? वो जो एप्लीकेशन इमरान खान साहब ने ही दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने ही एक एप्लीकेशन दी थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इलीगैलिटीज़ बहुत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर वो आखिरी दिन ना, याद नहीं है साकिब निसार साहब का आखिरी दिन, उसी दिन दिया था ना। अच्छा ये बताएं कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो क्यों मुश्किल में है, हुकूमत और उनके दरमियान क्या हो रहा है? नासिर साहब ये सर, आई एम फाइन सर। नहीं देखें, ये आप जो है ना, आप पीका के हवाले से बात कर रहे हैं। जी जी, मैं पीका के देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि देखिए ना, अटॉर्नी जनरल जो है वो उनका एक मौक़िफ़ आया सामने कि इस तरह से लागू करना ख़तरनाक होगा। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीटें करनी शुरू कर दी और जनाब ये आप भी इसमें शामिल थे, ये थे वो थे, ये क्या बात? देखें कयूम उसके बाद अटॉर्नी जनरल नाराज नहीं लग रहे? कल आपने कयूम साहब, कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच तो सुनी है, उसमें तो मैंने यही नहीं सुनी, माज़रत से। अच्छा सॉरी आप मैं अच्छा एनी हाउ, कल की जिसने भी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच यूट्यूब सुनी पे पड़ी होगी, मैं सुन लूँगा आपकी हिदायत के उससे तो यही लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी डिटरमिन्ड, और वो उन्होंने बाकायदा पूरी एक्सप्लेनेशन दी है और पूरी जस्टिफिकेशन दी है कि हम क्यों पीका लेके आ रहे हैं। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि पोर्नोग्राफी चल रही है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसका कोई आउटकम ही नहीं है। फिर तो वो बिल है ना पार्लियामेंट के हाँ, अंदर, फिर वो अपने घर ये बात है की ना, तरफ आ गए। लेकिन बात वही है जो आपकी है कि आर्टिकल 89 नहीं मुनासिब। आप पार्लियामेंट में डिस्कशन करवा के 2 महीने डिस्कशन करा दें, 3 हफ्ते करा दें, जितने मर्जी करा दें, लेकिन थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अच्छा आप वो आए, आप अटॉर्नी जनरल की तबीयत नासाज है या नाराज़ है? देखें वैसे वो तबीयत उनकी वाकई नासाज है, वो आपको पता है कि उनका किडनी का इशू है, लेकिन आपको पता है अटॉर्नी जनरल साहब का टोटल जो है उनका, अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है, और उन्होंने हमेशा लोगों की राइट्स की, सिविल लिबर्टीज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। उनकी फैमिली में हमेशा से उस तरह की फैमिली है कि वो जहाँ भी किसी के इंक्रोच हो रही हो सिविल लिबर्टीज़ का, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो वो ज़रूर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेते हैं या आवाज़ उठाते हैं, या और हमेशा जो है ना वो सवाल की तरफ भी आ जाएं, बहुत आपने क्वालिफिकेशंस उनकी बताई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो सब सवाल जानते यही हैं। है ना कि वो मुश्किल में है ना, वो कैसे इसको जस्टिफाई करें, क्योंकि सिविल लिबर्टीज़ तो इंक्रोच, क्योंकि आपको देखो पीका जो नया अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें एक दो चीज़ें बड़ी खौफनाक है। नंबर एक, कोई आदमी आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकता है, प्रॉक्सी भी हो सकती है वो, अच्छा पहले, और चाहे वो डायरेक्टली एग्रीव्ड हो या ना हो, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, FIA आपको बगैर वारंट के आपको अंदर कर देगी फॉर 5 ईयर्स। फिर वो नेचुरल पर्सन की वो जो है वो भी तब्दील फिर आर्टिकल 10 है तो गया ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा होता है, ये जहन में रखिएगा। पीका उसके सबऑर्डिनेट लॉ है, लेकिन 5 साल के लिए आप अंदर गए, वो बाद में प्रूव होता रहेगा, देखिए ड्रैकोनियन कानूनी है ना। ड्रैकोनियन हाँ। तो बहरहाल है वो। हाँ, अच्छा हसनात, आपकी क्या इतलात हैं कि भाई अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो देखिए कुछ मुश्किल में है या कोई अपना फैसला लेने वाले हैं? क्योंकि पीछे खबरें चल रही थी कि वो शायद छोड़ जाएंगे और ये प्राइम होगा। मिनिस्टर पे है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को एक सेक्शन PTI के अंदर वो ये कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, ये जो कह रहे हैं ड्रैकोनियन लॉ है मौजूदा हालात में, ये हमारा केस कमज़ोर कर रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल को हमने ऑन बोर्ड किया था, वो ऑन बोर्ड थे, तो अब उन्हें स्टैंड करना चाहिए जिस तरह हम स्टैंड किया हुआ है, वो लिया हुआ है हमने, तो उनको इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ये बात की गई। और व्हाट्सएप ग्रुप जो कैबिनेट का है वहाँ भी को बातें सुनाए को एक मिनिस्टर साहब ने वो उस पर भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। खैर उस पर कोई और मिनिस्टर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ब्रिज होता है, वो इस तरह नहीं जिस तरह आम एक जो है वो मिनिस्टर या एक पार्टी का जो है वो मेंबर इस तरह बातें करता है, उनकी और बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि असल बात यह है कयूम साहब, मकसद पीका में अमेंडमेंट का है खौफ दिलाना मीडिया को, ताकि खौफ और राज आए और वो एक सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो जाए और डर पैदा हो जाए सहाफ़ियों में कि देखें वो बात जो हमने नहीं की थी या किसी ने भी नहीं की थी, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपनी तकरीर के अंदर कर दी कि जी मेरी खबर ये थी और मेरी देखें वो ये खबरें, इन खबरों का किसने मना किया और इसके रेलेवेंट लॉ है
डिफेमेशन और चीज़ है। देखें बात ये है कि ये इस बुनियाद पे सबको पता है तलत हुसैन या आप ये मुझे डायरेक्ट आप इधर उधर ना लेके जाएं मुझे, खबर दी, आप मुझे आप मुझे इधर उधर ना लेके जाएं। आप ये बताएं मुझे, मेरे सवाल का जवाब दें। अटॉर्नी जनरल ओहदे पर रहेंगे या छोड़ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि मच मोर डिपेंड कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो क्या करते हैं। इमरान खान साहब क्या उनको जो अटॉर्नी जनरल साहब की स्ट्रेटजी है वो उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं। इमरान खान साहब का इशू ये है कि 2 दिन आप कोई आदमी उनके कान में ये बात कर दे कोई और तो वो उसकी बात मान लेते हैं। अब अटॉर्नी जनरल साहब 2-4 दिन थे नहीं, तो अब देखें क्या स्पीच ज़रूर सुन लें, वो बहुत डिटरमिन्ड है प्राइम मिनिस्टर साहब। मुझे नहीं लगता कि वो हिलेंगे इस इशू से, लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब 2-3 महीने है ना, गुजर जाएंगे। कोर्ट्स ने जो है वो जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी FIA उसको कहा SOP पे अमल दरामद के बगैर अगर तुमने किया तो हम तो उस अफसर को सजा देंगे। DG FIA रिस्पांसिबल होगा और इंटीरियर मिनिस्ट्री रिस्पांसिबल होगी। तो प्राइम मिनिस्टर तो सारी 22 करोड़ आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे और खुद दुआएं दे रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो प्राइम मिनिस्टर कि असेंबली में क्यों नहीं आप भेज रहे? स्टेक होल्डर जिनकी रेलेवेंट लॉ बन रहा है उनसे रब्ता नहीं किया। वकला के हवाले से बात की, वकला ने डंडा दिया तो आप खामोश हो गए। वहाँ भी लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि जी वकला की जो ये इस तरह की जो रोडीज़म या जो करते हैं, जो लड़ाई जो करते हैं या जाके उधर जजेस पे हमला करते हैं, हम उनको मुस्तकिल जो है उनका लाइसेंस कैंसिल करते हैं। लेकिन जब वकला ने रिएक्शन दिखाया वहाँ जो है यू टर्न ले लिया। असल में मसला ये है, लेकिन यू टर्न ले लिया हुकूमत ने, लॉ मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा जी हम स्ट्रांगली अच्छे यू टर्न भी होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पैका के पर भी जो है वो यू टर्न ले लें तो एक अच्छा यू टर्न। देखिए कयूम साहब, बात ये है कि ये पूरी PTI हुकूमत की 2.5 साल हिस्ट्री है, क्या कुछ मीडिया के साथ होता रहा है। जो नामी गिरामी साफ़ी थे उनके साथ जो होता रहा, उन्होंने कोई ऐसी बातें भी नहीं की। चाहे वो नुसरत जवेद है, बहुत शुक्रिया जनाब। मौजूदा हुकूमत का जो सहाफ़त के ऊपर ऑनस्लॉट हमले थे वो इस हुकूमत का मुंह जो है वो उसके ऊपर स्याह धब्बा जो है वो रहेंगे। हाँ, कल ये अपोजिशन में जाएंगे तो उस यही मीडिया जब 2016 में पीका का ऑर्डिनेंस आया तो यही इमरान खान थे, यही आरिफ अलवी थे, यही सारा कुछ कर रहे थे। कल भी जाएंगे ना अपोजिशन में तो यही मीडिया उनको सपोर्ट करेगा। अब ये मुकद्दस गाय बन गई है कि इनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। तनकीद तो बहरहाल जनाब होगी, और तनकीद जो कहते हैं ना सेहतमंद माशरों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। ठीक है, अपना अपना सियासी नुक्ता नज़र एक हो सकता है, लेकिन अगर आप दलील, इस्तदलाल, बहस और इसके बजाय ताकत, और वो भी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके लोगों के ज़ुबानबंदी करना चाहेंगे तो इसको तो हम फस्तायत कहेंगे। और फस्तायत फाशिज़म जो है वो डेमोक्रेटिक माशरों के अंदर नहीं होता। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।